चलिए शुरू करते हैं आज इंडियन आर्ट एंड कल्चर का अगला पार्ट। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में हम मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने वास्तुकला और स्थापत्य कला अर्थात इंडियन आर्किटेक्चर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जहां हमने हड़प्पा काल से लेकर के यानी कि प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल के सारी ही जितनी स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं इनको अध्ययन कर लिया है। और अध्ययन भी इस तरीके से किया है कि जो यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक के इर्द गिर्द आपसे यदि प्रश्न बनाए जाते हैं तो आपके पास एटलीस्ट वो कीवर्ड होने चाहिए जिन कीवर्ड पर आपसे कुछ भी घुमाकर पूछ लिया जाए तो आप लिखने की स्थिति में आ गए होगे और सहज स्थिति में रहोगे। जितनी बातें बताई जाती हैं वो बातें तो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, यानी कि वो एकदम याद होनी चाहिए उस टॉपिक पर। फिर आप इसमें वैल्यू एडिशन करो, प्रेजेंटेशन पर काम करो, ग्राफ्स पर काम करो, तो आपका जो आंसर है और बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? आज हमारा इंडियन स्कल्पचर वाला पार्ट है और इंडियन पेंटिंग वाला पार्ट कंप्लीट करना है। फिर मूर्तिकला जब पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि मूर्तिकला सब कुछ एकदम डिटेल से पढ़ना है बैठ के, नहीं। मूर्तिकला जब प्रीवियस ईयर का टॉपिक देखोगे, अब प्रीवियस ईयर में टॉपिक से समझोगे कि मूर्तिकला में यूपीपीसीएस लगातार कहां से क्वेश्चन उठा रहा है और किस तरीके से पूछ रहा है, तो वो टॉपिक कवर कर लो आप। जिस टॉपिक से पूछता है फिर वो घुमा पुरा करके पूछता रहे आपसे। एटलीस्ट आपके पास वो की पॉइंट्स होने चाहिए जिन की पॉइंट्स पर आप लिख सको, जो बहुत जरूरी है उस टॉपिक से संबंधित आपके लिए वो याद ही होने चाहिए। जैसे सबसे पहले यहां पर हड़प्पा मूर्तिकला, जो हड़प्पा काल है उसकी विशेषताओं पर यहां पर पढ़ेंगे सबसे पहले हम। तो यहां समझने वाली बात है, जब पाषाण काल में जाओगे तो पाषाण काल में जो औजार वगैरह रहते थे वो पत्थरों के होते थे। साथ ही यहां के लोग जो अपना जीवन यापन करते थे वो आखेट मींस हंटिंग आदि के माध्यम से करते थे। तो चित्रकला का जो मूर्तिकला है, इस मूर्तिकला का विकास बहुत अधिक नहीं दिखाई देगा। तो यहां कुछ सीमित मात्रा में जैसे अस्थि निर्मित मूर्तियां मिली, अस्थियों से हड्डियों से बनाई हुई मूर्तियां तो मिल जाती हैं, लेकिन वस्तुतः अगर आपको मूर्तिकला की प्रमुख रूप से कहीं शैली विकसित होती दिखाई देगी तो वो हड़प्पा काल में दिखाई देगी। अब हड़प्पा काल में जब आप पहुंचोगे तो हड़प्पा काल में जब विशेषताओं पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो एटलीस्ट मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए कि हड़प्पा काल के लिए कि जो देखो हड़प्पा काल जो मूर्तियां बनेंगी, मूर्तियों में जो जरूरतमंद इंग्रेडिएंट्स होगा, ऐसे समझो जरूरी जो तत्व होगा जिस आधार पर मूर्तियां बनाई जाएंगी, तो जो मौजूद होगा उनके पास में उसी पर तो बनाएंगे वो। तो उनके पास मौजूद क्या था? मिट्टी मौजूद थी, पत्थर मौजूद था, साथ ही उनके पास धातु थी, तांबा था, और तांबे से उन्होंने कांसा बनाना सीख लिया था। समझे कि नहीं? तो मिट्टी थी, सबसे ज्यादा क्या होगी भैया? मिट्टी होगी उनके पास में। जो नदी क्षेत्र था, सिंधु सप्त सिंधु का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र की जो मिट्टी रहेगी उस मिट्टी का प्रयोग करते हुए मूर्तियां बनाएंगे। सबसे सहज भी है। तो अगर कोई कॉमन सेंस लगाकर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है किसकी बनी होंगी, तो बताओगे भाई मृण मूर्तियां। मृण का मतलब होता है मिट्टी, तो मिट्टी की सबसे ज्यादा मूर्तियां पाई जाएंगी। फिर आपको पत्थर की मूर्तियां दिखाई देंगी और सबसे लास्ट में इनको धातु की मूर्तियां भी आपको यहां पर बनी हुई दिखाई देती हैं। तो मोटा मोटा यहां समझने वाली बात यह है कि तीन तरीके की आपको विकसित होती मूर्तिकला की विशेषताएं दिखाई देंगी हड़प्पा काल में। पहली मृण मूर्तियां, दूसरी धातु मूर्तियां, तीसरी पत्थर की मूर्तियां। अब मिट्टी की जो मूर्तियां हैं इनके बारे में बहुत बेसिक जानकारी है कि देखो भाई, सबसे ज्यादा आसान मिट्टी की मूर्तियां बनाना होता था, तो सबसे ज्यादा मात्रा में अधिकांश मूर्तियां किसकी होंगी? मिट्टी की पाई जाएंगी। वहीं जो ये मूर्तियां बनाएंगे या तो पुरुषों की बनाएंगे या पशु पक्षियों की, यानी कि जिस पर्यावरण के क्षेत्र में ये रहते थे, आसपास जो एटमॉस्फेयर इनके रहता था, उसी एटमॉस्फेयर को ये मूर्ति में गठित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसी में मूर्तियों में उतारने की कोशिश करेंगे। तो चाहे आसपास के पुरुषों को देखते थे या पशु पक्षियों को देखते थे, तो इन पशु पक्षियों की मूर्तियां आपको बहुत दिखाई देंगी और या पुरुषों की आपको मूर्तियां बहुत अधिक दिखाई देगी। अब मिट्टी की मूर्ति होती थी, तो मिट्टी की मूर्ति में जैसे ये पुरुष की मूर्ति बना रहे हैं, सर बनाया, हाथ बनाया, पैर बनाया, अलग से बनाते थे और फिर उसको अंगूठे से जोड़ते थे। ठीक है, उंगलियों से पकड़ के जोड़ते थे। तो उसी विधि को, उस जोड़ने की विधि को ही क्या कहते थे? चिकोटी विधि बोला जाता था। ठीक समझे आप? उस विधि को ही चिकोटी विधि। बस जो शब्दावली है ना, उस शब्दावली से परिचित हो जाओ तो ये पॉइंट्स जो है ये बहुत आसान लगने लगेंगे। तो उस विधि को ही चिकोटी विधि बोला जाता था। साथ ही साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो नारी की, जो महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां हैं वो पुरुषों से ज्यादा हैं। इसी कारण अनुमान लगाया जाता है कि यह जो समाज है, जो हड़प्पन समाज है ना, ये मातृ सत्तात्मक या मातृ प्रधान समाज रहा होगा। अब ये अनुमान ही लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भाषा है, जो लिपि है ना, ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अब जब पढ़ नहीं पाए हैं तो इसलिए इस समाज के बारे में या इसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा नहीं जा सकता है जब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। केवल आप इन मिट्टियों को देख करके, पुरातात्विक साक्ष्यों को देख करके आप केवल अनुमान लगा सकते हो। तो बोले ज्यादा जब मिट्टी की मूर्तियां नारियों की मिल रही हैं तो अनुमान लगाया जा सकता है ना भाई कि ये जो है मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। फिर ये टेराकोटा विधि का यूज करते थे, यानी कि मिट्टी को पकाकर, तो पक्की मिट्टी का प्रयोग करते थे। इसीलिए जो मिट्टी की मूर्तियां हैं ये पक्की मिट्टी की मूर्तियां पाई जाती हैं और आज भी देखने को मिलती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी में यही टॉपिक दिया हुआ है ना,
उस एनसीईआरटी के टॉपिक को भी देख लेंगे यहीं पर, ताकि और सुकून मिल जाएगा। भाई ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट जो दिया जा रहा है ये एकदम वही कंटेंट है जो एनसीईआरटीज वगैरह में, ये अच्छी किताबों में, ऑथेंटिक किताबों में आपको यही पॉइंट्स आपको देखने को वहां पर भी मिलेंगे। अभी देख लेंगे यहाँ पर जो कीवर्ड्स निकाले जाते हैं, तो एटलीस्ट आपका भरोसा बन जाएगा, हाँ भाई ये कीवर्ड्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं और इनको आपको तैयार रखना है जब भी आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। फिर यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे बनावली से आपको हल मिला है मिट्टी का, मोहनजोदाड़ो से आपको वृषभ मिला हुआ है, ठीक है, मिट्टी का। अब ये हो गई भैया मृण मूर्तियां। दूसरा आपको लिखना होगा किस पर, पत्थर की मूर्तियों पर, प्रस्तर मूर्तियों पर। तो वहां भी प्रमुख रूप से आपको हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के क्षेत्र ही नजर आएंगे जहां पत्थर की मूर्तियां मिलती हैं। और ये पत्थर की मूर्तियां आपको लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई दिखाई देंगी। यहाँ कौन सा सामग्री है, प्रयुक्त सामग्री क्या है, लाल बलुआ पत्थर। कारण क्या था, देखो वहीं पर पाकिस्तान की स्वात घाटी थी। अब उस स्वात घाटी से ही आपको जब लाल बलुआ पत्थर मिलेगा तो आप धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग थोड़ी ना करके बनाओगे, आप इसी लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करते हुए जो प्रस्तर मूर्तियां हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, वो बनाओगे। इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे पुरोहित की मूर्ति मिलती है, नर्तकी की भी पत्थर की मूर्ति आपको मिली है, कांसे की तो मिली ही मिली है, पत्थर की मूर्ति भी मिलती है। और जो पुरोहित की मूर्ति मिली है, जो साधु की तरह आपको अभी दिखाएंगे, वो पुरोहित की मूर्ति भी आपकी पत्थर की है, खंडित रूप में, वह भी देखने को मिलती है हड़प्पा काल की। तो ये प्रस्तर की मूर्तियां आपको प्रयुक्त सामग्री समझ में आई। फिर आपने मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां समझ ली। तीसरी कौन सी है, धातु मूर्ति। देखो धातुओं में सबसे ज्यादा धातु के रूप में किस धातु का प्रयोग करते थे, तांबे का। तो मूर्तियां भी तांबे की, लेकिन तांबे से कांसा बनाना भी सीख गए थे, इसीलिए यहां कांसे की मूर्ति भी, एग्जाम्पल के तौर पर जो नर्तकी की मूर्ति है वो कांस्य निर्मित है। मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की जो मूर्ति मिली हुई है वो कांस्य निर्मित है, और कालीबंगा से वृषभ की तांबे की मूर्ति मिली है। एक चीज यहां पर दी हुई है, द्रवी मोम पद्धति। अब ये द्रवी मोम पद्धति क्या होती थी, ये देखो एनसीईआरटी में भी साफ साफ दिया हुआ है, बाकी यहीं पर समझ लो क्या होता था। ठीक, पहले समझाई दे रहा हूं, फिर एक एनसीईआरटी आप नजर एक बार दौड़ा लेना, उसके सामने भी दिखा देंगे, तो उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ये चीजें जो पढ़ी है आपने, एकदम कंटेंट बहुत रेलिवेंट है। तो द्रवी मोम पद्धति, यह पद्धति का प्रयोग करते हुए जो धातु मूर्ति थी, ये धातु मूर्तियों का निर्माण करते थे। कैसे, सबसे पहले मोम का एक सांचा जैसे बनाया इन्होंने, ठीक, समझना यहाँ पर बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। एक मोम का वो सांचा बना लेते थे, मोम से सांचा बनाना आसान भी होता था किसी भी मूर्ति का। फिर इसके ऊपर वो मिट्टी को, एक चिकनी मिट्टी का लेप लगाते थे, ठीक समझना, इसके ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप लगाया, सुखाया उसे बढ़िया से, और फिर उस पर तापमान दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा करके। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोम तो पिघल जाएगा, मोम पिघल जाएगा। अब सांचा किसका बचा, अब सांचा बच गया केवल मिट्टी का, ठीक, अब सांचा बचा केवल मिट्टी का। द्रवी मोम क्यों बोला जाता था, मोम को द्रवित करके इन्होंने बाहर निकाल दिया, मिट्टी का केवल सांचा रह जाता था। अब इस मिट्टी के सांचे में क्या करेंगे, जो धातु है, चाहे तांबा है चाहे कांसा है, इसको पिघलाएंगे और पिघलाकर इसी सांचे में डाल देते थे। बोले इसी सांचे का वो साइज ले लेगा, वो शेप ले लेगा, और वो शेप जैसे ही लेगा फिर वो मिट्टी को हटा देते थे, ठीक। अब वो मिट्टी को जब हटा देंगे तो वो सांचा किसका रह गया, केवल धातु का रह गया। तो ऐसे ही ये धातु की जो मूर्तियां होती थी, जो धातु की मूर्ति कैसे तैयार करते थे, इसी विधि को बोला जाता था द्रवी मोम विधि। क्लियर, आसानी समझ में आया। और यही सारी चीजें देखो अभी दी हुई है एनसीईआरटी में। ये एनसीईआरटी देखो बुक है जहां सिंधु कला की कलाओं के बारे में दिया हुआ है। यहां बताया गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर सिंधु कला से संबंधित या सिंधु घाटी से संबंधित कलाओं के बारे में विस्तृत आर्ट्स की जानकारी मिलती है। और वहां हमने 3 भाग बताए थे। यहां भी देखो सबसे पहले पत्थर की मूर्ति दी हुई है, और पत्थर की मूर्ति में जो प्रयुक्त सामग्री है बताया, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करते थे, यह भी समझा दिया। और यहाँ सेलखड़ी से बनी हुई मूर्ति के बारे में बताया गया है। ये जो मूर्ति बताई थी ना, पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है पत्थर की, ये देखो वही पुजारी की मूर्ति है, देख भी लो स्क्रीन पर। इसके बाद आगे इन्होंने कांसे की मूर्ति की बात की। तो जो कांसे की ढलाई है, जो द्रवी मोम पद्धति है, यही द्रवी मोम पद्धति के बारे में यहां एनसीईआरटी में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो आपको समझा दिया है। आप चाहो तो पढ़ लेना इसको। इसके आगे बढ़ोगे तो यहां मृण मूर्तियों की बात की गई है। टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी। टेराकोटा का मतलब क्या है, जो पकी हुई मिट्टी का ये लोग प्रयोग करते थे। फिर यहां नारी की जो मिट्टियां हैं, नारी की जो मूर्तियां हैं, ये नारी की मूर्तियां ज्यादा पाई गई हैं, ठीक। जो मातृ देवी की मूर्तियां हैं बहुत ही अलग तरीके से यहां बनाई गई, और जो नारी की मिट्टी की मूर्तियां हैं, नारी मृण मूर्तियां हैं, ये बहुत ज्यादा बनाई गई हैं। अब ये देखो, ये सारी मूर्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये नारी की मूर्ति स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। और यहीं जो जोड़े जाते थे इनके हाथ और पैर, ये सारी चीजें बनाकर इनके अंग चिकोटी विधि से जोड़े जाते थे, ये भी समझाया आपको। फिर मोहरे वगैरह भी मिली हुई हैं यहाँ पर। ये मोहर आप देख रहे हो, प्रीलिम्स वगैरह में जब पढ़ते होगे तो पशुपति की मोहर आप पढ़ते होगे, ये रही पशुपति की। इसके बाएं ओर कौन से जानवर, दाएं ओर कौन से जानवर, नीचे कौन से जानवर, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं प्रीलिम्स के स्तर पर। यहां हम अभी आर्ट के स्तर पर पढ़ रहे हैं कि जो मूर्तियां बनाई, जो मृदभांडों का निर्माण किया गया इनके द्वारा। मृदभांड देखो यहां पर कैसे होते थे। मृदभांड ध्यान से देखो, ये लाल
लाल जो बर्तन होते थे ये मृदभांड चमकीले लाल रंग के होते थे, लाल लेप होता था इन बर्तनों पर, ऐसा समझो मिट्टी के बर्तनों पर लाल लेप किया जाता था। इसके ऊपर काले रंग से जो ज्यामित बनाई जाती थी, ज्यामित मतलब जो आर्ट समझ लो, ऐसे आप रेखाएं समझ लो, जो भी बनाई जाती थी वो ज्यामित आपकी काले रंग से दिखाई देगी। जो हड़प्पा कालीन मृदभांड होते थे, मृदभांड का मतलब क्या है, मिट्टी के बर्तन, और ये मिट्टी के बर्तन स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। लाल लेप की एक सुंदर परत लगाई जाती थी, मिट्टी का बर्तन लिया, उसके ऊपर लाल रंग से लेप लगाया और उसके ऊपर काले रंग से आपने वहां पर ज्यामिति बना दी। तो यही हो गए हड़प्पा कालीन मृदभांड। फिर आभूषण आपको दिखाई देंगे, आभूषणों में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा रत्नों के, धातुओं के, बहुमूल धातुओं के, पकी हुई मिट्टी के आभूषण यहाँ पर बनाए जाते थे। और आभूषणों को देखना है तो ये रहा इसका फिगर, ये कितने सुंदर सुंदर आभूषण है। देखो मनकों का प्रयोग भी किया जाता था, रत्न वगैरह से भी बनाए जाते थे, तो इसे इनका ही प्रयोग करते थे आभूषण बना करके सजावट के लिए, साग सज्जा के लिए। और साग सज्जा से बहुत अधिक परिचित थे ये, श्रृंगार और फैशन के प्रति बहुत जागरूक दिखाई देते हैं ये, जैसा कि इनके मनके वगैरह, इनके आभूषण देख करके पता चलता है। बाकी भैया अगर लिपि पढ़ लेंगे तो लिपि पढ़ने के बाद और स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा, है ना। तो ये देखो, ये हमने देख लिया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिंधु कला, सिंधु जो घाटी है इसकी कला के बारे में। फिर ये नर्तकी की मूर्ति है, वही आपने देखी नर्तकी की मूर्ति जो सिंधु घाटी से मिली हुई है, कांस्य की मूर्ति। और ये वृषभ प्रतिमा है, वृषभ भी आपने देख लिया पीछे मोहनजोदाड़ो से जो वृषभ प्रतिमा मिली हुई है। ठीक, ये सारे फिगर देख करके जो पीछे समझाया है वो स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। और ये पुरुष धड़ जो पत्थर का, वो भी लाल बलुआ पत्थर का, लाल बलुआ पत्थर कैसे कहां से प्राप्त होता था ये भी समझा दिया। चित्रित मृदभांड है जो लाल लेप लगा करके काले रंग से यहाँ पर जो कलाकृतियां हैं इसके ऊपर बनाई जाती थी, आरेख बनाया जाता था। अब चलो ये स्पष्ट हो गया। ये देखो, ये दिखाने का पर्पस केवल ये था कि जो हमने कंटेंट पढ़ा है वो एकदम ठीक है, जो चीजें आप पढ़ रहे हो वो पॉइंट्स एकदम सही हैं, समझने वाली जो चीजें हैं वहीं पर समझा दी। आगे बढ़ते हैं तो मूर्ति कला में हड़प्पा काल से आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा काल से जब मौर्य काल आता है तो मौर्य काल में आप सभी को पता है कि मूर्तियों का जो विकास शुरू हो गया था, मूर्ति स्थापना शुरू तो हो गई थी लेकिन इतना स्पष्ट तरीके से कोई विभाजन नहीं किया जा सकता था, शैलीगत विभाजन नहीं हो सकता था। जैसे वहां पर मूर्तियों में पॉलिश करना शुरू हो गया था, पॉलिश देना शुरू हो गया था, चमकदार मूर्तियां दिखाई देंगी। जैसे जब अशोक वगैरह के स्तंभ आप देखोगे मौर्य काल में तो वहां पर आज भी वो पॉलिश बनी हुई है जो उस समय की मूर्तियां बनाई गई थी। तो बोले ठीक, वहां पर हमने मूर्ति निर्माण शुरू तो कर दिया था, मूर्तियों की स्थापना, लेकिन कोई स्पष्ट शैली विभाजन कहां होता है, मौर्योत्तर काल में होता है। तो आयोग प्रश्न भी कहां से पूछता है, मौर्योत्तर काल से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार शैलियों का विकास हुआ, मूर्ति कला की विभिन्न अलग अलग शैलियों का विकास हुआ, उनकी क्षेत्रीय पहचान के अनुसार, उनमें प्रयुक्त सामग्री के अनुसार, वहां पर जो धार्मिक जो संरक्षण दिया गया उस संरक्षण के अनुसार जो वहां की शैली को एक पहचान मिली, वो शैली की पहचान मिलती है मौर्योत्तर काल से। इसीलिए प्रश्न भी कहां से बनाया गया, आयोग के द्वारा मौर्योत्तर काल से। अब मौर्योत्तर काल में जब भी आपसे गांधार शैली पर हो सकता है स्पष्ट रूप से, इसी पर देखो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता रहता है, कभी हो सकता है खाली गांधार शैली पर पूछ दे, तो ये पॉइंट्स रहेंगे। इसके बाद आपके पास में बढ़िया मौका है, शब्द गढ़ो अपने अपने शब्दों के साथ में, ये कीवर्ड है कम से कम, ये उसकी जो कोर बोला जाता है ना कि कोर इंफॉर्मेशन है गांधार शैली के बारे में, मथुरा शैली के बारे में ये कोर इंफॉर्मेशन है। वैसे अमरावती शैली के बारे में जब भी आप कहीं भी लिखोगे तो ये कोर इंफॉर्मेशन आपको डालनी ही डालनी है उसमें। इसके बाद आप कैसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर इंडिजीनियस रूप से जैसे अलग अलग अगर पूछ दिया गया आपसे, मान लो खाली गांधार के बारे में पूछ दिया, या मथुरा एक इंडिजीनियस शैली है तो इसके बारे में बोल दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकसित शैली है तो यहां से प्रश्न ज्यादा हो सकता है, उम्मीद है बनने की। फिर अमरावती शैली के बारे में पूछ दिया गया तो आप लिख लोगे, तुलना करते हुए पूछ दिया गया तब भी आपके पास पॉइंट्स हैं एटलीस्ट तुलना करने के लिए। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं मौर्योत्तर काल की मूर्ति कला के बारे में। जैसे गांधार शैली की बात की जाएगी, अब पहले कम से कम गांधार शैली, इन शैलियों की जो क्षेत्रीय पहचान है यानी कि किन क्षेत्रों में इनका विकास हुआ, इतना जानकारी होनी चाहिए। तो आप भारत का मैप ये दिख रहा होगा ध्यान से, अब भारत के मैप में जब ये उत्तर पश्चिम की सीमा जब आप देखोगे तो इस उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में यहीं पर आपका गांधार क्षेत्र है और यहीं विकसित होने वाली जो मूर्ति कला की यह शैली है या गांधार शैली कहलाई। ठीक, समझना बात को। अब इसकी लोकेशन के बेस पर ही इसकी जो फीचर्स हैं वो भी आप डिफाइन कर दोगे, इजीली डिफाइन कर दोगे। फिर आप मथुरा, बोले मथुरा का जो क्षेत्र है इसके आसपास के क्षेत्र में जो मूर्ति कला की शैली विकसित हुई वो मथुरा शैली कहलाई। और दक्षिण में आपका जो सातवाहन का क्षेत्र रहा, इस क्षेत्र में या महाराष्ट्र का जो क्षेत्र रहता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का, तो यहां जो शैली विकसित हुई ये अमरावती शैली कहलाई। क्लियर हुआ, तीनों शैलियां कहां विकसित हुई, किन क्षेत्रों में विकास हुआ इनका, वो समझ में आ गया होगा। अब उसके आधार पर देखो इनकी विशेषताएं भी बताई जा सकती हैं। जैसे उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में थे, अब बोले दूसरा पता होना चाहिए किन राजाओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त हुआ, बेसिकली किन शासकों का संरक्षण इन्हें मिलता है, जिनके संरक्षण में ही ये
बढ़िया तरीके से, उत्कृष्ट तरीके से फलीभूत होती हैं आगे। तो गांधार शैली में आपको बताना है कुषाण शासकों का यहाँ पर संरक्षण प्राप्त होता है। वहीं मथुरा शैली में भी, क्योंकि मौर्य काल से आप जोड़ते चलना, मौर्य काल में कौन सा धर्म प्रभावी था? बोले बौद्ध धर्म प्रभावी था। तो जो मौर्योत्तर काल आएगा, चूंकि यहाँ विदेशी शासक आएंगे, आपने पढ़ा इंडो ग्रीक आते हैं, यहाँ पर पहलो आते हैं, कुषाण आते हैं। तो जब विदेशी शासक आ रहे थे तो विदेशी शासक यहाँ मौजूद धर्म को ही संरक्षण देंगे। बोले जब मौजूद धर्म को संरक्षण देंगे तो यहाँ जो मूर्तियों का विकास होगा, किस धर्म की मूर्तियां ज्यादा दिखाई देंगी? उसी धर्म की जिस धर्म का वहां प्रभाव दिखाई देगा। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ चाहे गांधार हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अमरावती हो, तीनों ही जगह पर बौद्ध धर्म जरूर दिखाई देता है। लेकिन इसके पैरेलल में जैसे जब मथुरा शैली पर आओगे, चूंकि मथुरा शैली स्वदेशी आपकी शैली थी और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है, तो बोले भारत के इस क्षेत्र में केवल बौद्ध धर्म ही नहीं था, इसके साथ पहले से मौजूद ब्राह्मण धर्म भी था और पैरेलल में चल रहा जैन धर्म भी था। इसी कारण से मथुरा जो शैली है, यहाँ बौद्ध मूर्ति तो दिखेंगी ही दिखेंगी, साथ ही जैन धर्म की मूर्तियां और ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां भी दिखेंगी। बहुत इजिली समझते चलना है, पॉइंट्स अभी रटने, अभी सब पूरे रट जाएंगे एकदम। आप एक कहानी समझ लो, इजिली आपको सारे पॉइंट्स रट जाएंगे। फिर आप साउथ में जाओगे तो यहाँ भी स्वदेशी शैली है, ठीक, यह भी इंडिजीनियस ही है। और ये जो सातवाहन इच्छाकु राजा थे, इन राजाओं के द्वारा इसे संरक्षण मिला। लेकिन यहाँ धर्म तो था ही, बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, लेकिन इसके साथ साथ जो मानवीय चित्र थे, यानी कि पहली बार यहाँ जो मूर्तियां हैं वो मानवीय आधार पर बनानी शुरू हो जाएंगी। मानवता का एंगल भी दिखाई देगा इन मूर्तियों में। कौन सी? अमरावती शैली की मूर्तियों में। तो हमने क्षेत्र समझ लिया और यहाँ पर ये समझ लिया कि दो स्वदेशी आपको शैली मथुरा की और अमरावती की दिखाई दी, और जो गांधार है इस पर यूनान और रोमन का प्रभाव भी दिखाई देता है। बोले यूनान और रोमन के प्रभाव के चलते ही यहाँ की जो मूर्तियों में यथार्थवादिता क्यों दिखाई देती है? यथार्थवाद का मतलब होता है प्रैक्टिकल, थोड़ा सा बौद्धिकता तो रहती ही रहती है, साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पर बनाया जाएगा मूर्तियों को, और शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता। भाई प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? यहाँ एग्जांपल से समझो प्रैक्टिकल मूर्तियां कैसे। जैसे वहां का जो समाज था, उस समाज में जो लोग थे, उन लोगों के ही जो स्वरूप था, जो दिखाई देता था, वह मूर्तियों में भी ढालने की कोशिश की जाएगी। जैसे एग्जांपल, लहराते हुए बाल दिखाए जाएंगे, यानी कि जो वहां पर मूर्ति बनाई जाएगी वो उस समाज के लोगों से जुड़ाव महसूस हो, ऐसा अलग नहीं है, वो अलग नहीं है, वो यथार्थवादी अंकन करने की कोशिश की जाएगी। लहराते हुए वही बाल रहेंगे और योगी मुद्रा में हालांकि दिखाया जाएगा यहाँ भगवान को, भगवान बुद्ध को यहाँ योगी मुद्रा में दिखाएंगे। और प्रभा मंडल जो होता है, जो शर के पीछे आप देखते होगे प्रभा मंडल, गोल गोल चक्कर सा रहता है, चक्र, तो वो चक्र बहुत सिंपल साधारण तरीके का दिखाया जाएगा, ठीक समझना। और साथ ही जैसे जो कपड़े पहने होंगे, एक एक सिलवट पर, एक एक जो सलवट होती है ना, उस एक एक सलवट पर ध्यान दिया जाएगा, सलवटों को भी बनाया जाएगा। जब इस काल की आप मूर्तियां देखोगे, अब जाना है गांधार शैली की मूर्ति देखनी है, तो ये सारी जब विशेषताएं आप देख लोगे तो यहां समझ में आएगा थोड़ा सा इन मूर्तियों को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई, यानी कि यथार्थवादी यहाँ पर जो शारीरिक सौंदर्य है इसकी प्रधानता और यथार्थवादिता की प्रधानता भी यहाँ पर रखी जाएगी। कौन सी शैली में? गांधार शैली में। और जो पत्थर रहेगा, धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? तो ये गांधार शैली की हमने विशेषताएं देख ली। अब गांधार शैली की विशेषताओं के साथ मथुरा शैली और इनकी जब तुलना करते हुए मथुरा शैली की समझोगे, इजीली समझ में आएगा। जैसे ये पूरी तरीके से स्वदेशी थी, वहीं जब गांधार में देखा तो यूनानी रोमन का प्रभाव दिखाई दिया। धार्मिक आधार पर देखा जाए तो वहां बौद्ध धर्म की, केवल वहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित ही मूर्तियां दिखाई देंगी। यहाँ जो मूर्ति हैं, बौद्ध जैन हिंदू सभी धर्मों की यहाँ मूर्तियां समाहित होती दिखाई देती हैं। और यहाँ जो प्रयुक्त सामग्री है वो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। फिर बात करते हैं भारत की आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई ये सारी मूर्तियां बनेंगी, यानी कि जो यथार्थवादिता वहां दिखाई देती है ना गांधार शैली में, यहां आपको आध्यात्मिकता दिखाई देगी। बोले आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? कि माया मोह का त्याग, सांसारिक माया मोह से विरक्त हो चुके हैं बुद्ध जो बनाए जाएंगे यहाँ पर, या ब्राह्मण धर्म में भी जो मूर्तियां बनेंगी तो ये वस्त्र विहीन रहेंगी, अलंकरण ज्यादा नहीं किया जाएगा। साथ ही जो प्रभा मंडल है ना, प्रभा मंडल, ये विशाल प्रभा मंडल, यानी कि ईश्वर के समरूप दिखाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि व्यक्ति आध्यात्मिक मुद्रा में जा चुका है और वो माया मोह से दूर है, तो हमेशा प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहेगा। क्यों? किस बात का उसे दुख होगा, है ना, ये दर्शाने की कोशिश की जाएगी इस काल की जो मूर्तियां बनेंगी या इस शैली में जो मूर्तियां बनाई जाएंगी। तो मथुरा शैली में जो मूर्तियां बनाई जाएंगी, यहाँ आध्यात्मिकता की प्रधानता ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं आगे अमरावती शैली पर आते हैं। तो अमरावती शैली का क्षेत्र देख लिया, जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, अर्थात कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र में। यहाँ भी बौद्ध कला ही आपको दिखाई देगी, लेकिन बौद्ध धर्म के साथ साथ जो मानवता वाला एंगल है ना, मानवता वाला एंगल भी इन मूर्तियों में डालने की कोशिश की जाएगी। एक स्पष्ट रूप से यहाँ बताना है कि यहाँ सफेद संगमरमर का भी प्रयोग किया जाएगा। अब मानवता वाला एंगल डालना है तो बुद्ध के धर्म से जुड़ी हुई कुछ जातक कथाओं का भी यहाँ पर वर्णन किया जाएगा इस काल की मूर्तियों के बारे में।
महिला की मूर्ति दिखाई जाएगी, जो बुद्ध को चारों ओर से घेरी हुई महिलाओं की मूर्तियां भी बनेंगी। तो ऐसे ही मानवतावादी अंकन आपको अमरावती शैली में दिखाई देगा। और ये तीन प्रमुख शैलियां हैं मौर्योत्तर काल की। गांधार, मथुरा, अमरावती। क्षेत्र बताया, प्रयुक्त सामग्री बताई, किस धर्म को संरक्षण दिया गया ये बताया, उसकी कुछ विशेषताएं बता दी, कहाँ आध्यात्मिकता वाला पक्ष हावी है, कहाँ आपका यथार्थवादी वाला पक्ष हावी है। बताओ, बिल्कुल कठिन है। अब आपसे गांधार शैली, मथुरा शैली पर लिखने को आएगा, अमरावती शैली पर आएगा। एक होता है ना, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके दिमाग में बन गई कि पॉइंट्स आपको सोचने, आपके दिमाग में पॉइंट्स जनरेट कैसे होंगे। जनरेट ऐसे ही होंगे ना कि भाई ये जो शैली है अगर हमें लिखना है तो ये कहाँ पर है किन शासकों का संरक्षण है, और ये शैली शैली जो ये मथुरा शैली है या गांधार शैली है, यहाँ प्रयुक्त सामग्री क्या है भैया, और इसकी फीचर क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है। ठीक, अब ये सोचने का आपको एक नजरिया मिल गया। अब इस नजरिए पर आप पॉइंट्स और इससे ज्यादा जितने जनरेट कर सकते हो अपनी तरफ से वो करो। बाकी ये पॉइंट्स जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं ये बहुत जरूरी हैं, आपको एटलीस्ट आपके आंसर में ये जरूर होने चाहिए। फिर देखो यही इसी में से एक मथुरा काल की विशिष्ट विशेषताएं अलग से पृथक करके भी आपसे क्वेश्चन अगर बनाया जाएगा तो इजीली बताओगे भाई तीनों धर्मों का यहाँ पर क्या मिला हुआ है। तीनों धर्मों से संबंधित प्रतिमाएं मिलती हैं, चाहे जैन, बौद्ध और ब्राह्मण। तीन धर्मों को यहाँ पर सौहार्दपूर्ण तरीके से सम्मिलित किया गया है। और ये आगे कुषाणों का संरक्षण भी, इस काल की शैली को, मथुरा कला की शैली को कुषाणों का संरक्षण भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो कुषाणों के द्वारा मूर्तियां बनाई गई पोर्ट्रेट स्टाइल में, पोर्ट्रेट क्या होता है, आज भी कैमरे में जब पोर्ट्रेट स्टाइल में फोटो खींचते हो तो क्या होता है, केवल फेस पर ही फोकस रहता है, बाकी सब बैकग्राउंड वगैरह ब्लर हो जाता है। ऐसे ही पोर्ट्रेट स्टाइल में कुषाण शासकों के द्वारा ये जो मूर्तियां बनाई गई मथुरा शैली की, तो ये चेहरों को उभार कर थोड़ा बनाते थे, स्पष्ट रूप से बनाते थे। तो वही पोर्ट्रेट स्टाइल की बात की गई, कुषाण शासकों के द्वारा ये मूर्तियों का अंकन किया गया। तो मूर्ति कला हमने देख लिया, जो इंडियन स्कल्पचर वाला पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। उसमें दो प्रमुख एरिया हमें यहाँ पर मिले पीछे जो पूछे गए हैं, एक हड़प्पा काल से दूसरा दूसरा यहां पर जो मौर्योत्तर काल में हमने देखा, पोस्ट मौर्यन काल में जो हमसे गांधार, मथुरा, अमरावती पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतना कर लेना अच्छे से, मूर्ति कला पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाता है। ठीक, पीछे प्रीवियस ईयर पलट कर देख लेना का, घुमा फिरा करके इन्हीं से क्वेश्चन बनाया गया है। बहुत ज्यादा फिर पहले इतना कवर कर लेना अच्छे से, फिर इसके बाद और इच्छा रह जाए फिर पढ़ते रहना है ना। अब आते हैं चित्रकला पर। देखो भाई, चित्रकला के बारे में आते हैं। तो चित्रकला पर जब आप जाओगे तो शुरुआती दौर में जब पाषाण काल में जाओगे तो पाषाण काल में मध्य पाषाण काल पर आ जाओ तो यहाँ सबसे पहले जो चित्रकारी खोज हुई वो चित्रकारी थी भीमबेटका की गुफाओं से। तो शुरुआती जो चित्र बनाए गए, यहाँ समझो आप बात को, शुरुआती जो चित्र बनाए जाएंगे वहां के समाज के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा, वो चित्र कैसे होंगे, बोले चित्र कहाँ पर बनाए जाएंगे, रहते कहाँ पर थे, कोई आपसे पूछे बोले गुफाओं में रहते थे, तो गुफाओं में रहते थे, चित्र कहाँ बनाएंगे जाके, गुफा के बाहर तो नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए शुरुआती जो चित्र बनाए गए हैं वो कहाँ बनाए गए हैं, गुफाओं पर, और गुफाओं की दीवालों पर। उन दीवालों को ही कहा जाता था भित्ति, क्या बोलते थे, भित्ति बोलते थे, वॉल। अब भित्ति पर चित्रकारी होती थी, तो भित्ति चित्रकारी के बारे में ही आपको शुरुआती स्तर पर पढ़ने को मिलेगा। चाहे आपको प्रागैतिहासिक काल की, प्रागैतिहासिक समझ रहे हो ना, जो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, क्या होता है ये देखो। प्री हिस्टोरिक की बात जब की जाएगी तो पीछे प्रागैतिहासिक, जहां पर कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही मौजूद है, तो वो आपका प्री हिस्टोरिक हो जाता है। प्रोटो होता है जैसे हड़प्पन काल, जहां साहित्यिक है तो, और पुरातात्विक भी है लेकिन साहित्यिक हम पढ़ नहीं पाए हैं तो अभी वो हिस्टोरिक बन नहीं पाया है, वो प्रोटो हिस्टोरिक ही है, आद्य ऐतिहासिक जिसको बोलते हैं। फिर तीसरा आता है ऐतिहासिक, यानी कि इसके बाद के काल में जहां साहित्यिक भी है, पुरातात्विक भी है, और साहित्यिक पढ़ भी लिया है हमने और समझ लिया है, वहां के सामाजिक राजनीतिक इतिहास को भी हमने समझ लिया है। ठीक है, तो वो होता है हिस्टोरिक। तो बोले अब हम प्री हिस्टोरिक काल में जो हमारी पेंटिंग है इसकी प्रमुख विशेषताएं अगर आपसे पूछी जाए तो आप इजीली समझने की कोशिश करना वहां के समाज को, और समाज कैसे जीवन निर्वाह कर रहा था, अपना जीवन यापन कैसे करता था, उसी आधार पर वही प्रभाव उसको वहां पर चित्रकला पर दिखाई देगा। जैसे कहां दिखाई देंगी चित्रकला, ये चित्रकारी कहां बनी दिखाई देगी, चट्टानों पर बनी दिखाई देगी। इसका क्षेत्र कौन सा रहेगा, चाहे वो भीमबेटका की गुफाएं हो, चाहे मिर्जापुर की घाटियां हो या मिर्जापुर की गुफाएं हो, यहां जहां जहां पर वो जीवन यापन करता था या आवास था जो इसका, उसी क्षेत्र में ही आपको ये चित्रकारी दिखाई देंगी प्रागैतिहासिक काल की। अब बोले विषय वस्तु क्या रहेगा इस काल में, कॉमन सेंस वाली बात है। विषय वस्तु में देखो अपने आसपास के नेचर को बनाएगा, या तो वो मनुष्यों का चित्र बनाएगा, और मनुष्य भी किस तरीके से बनाए जाएंगे, भीमबेटका में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, हंटिंग करते हुए यहाँ पर मनुष्य बनाए जाएंगे, या महिलाएं जो हैं जो कार्य करती थी दिन रोजमर्रा में, दिन प्रतिदिन में, वो आपको अंकन कहां पर दिखाई देता है, भीमबेटका की भित्तियों पर, दीवालों पर दिखाई देता है। तो शुरुआती जो मुख्य विषय बोले ना, शुरुआती विषय वस्तु, थीम क्या रहेगी, चित्रों की शुरुआती थीम रहेगी प्रकृति,
मनुष्य के क्रियाकलाप और क्रियाकलापों में भी आखेट। आखेट क्या होता है? आखेट का मतलब होता है हंटिंग, क्योंकि उस समय जो जीवन यापन करता था मनुष्य हंटिंग आदि के माध्यम से करता था, तो वहीं पर आपको जंगली भैंसे, भालू, ठीक है, या कृषक जीवन भी हालांकि शुरू हो चुका था नवपाषाण काल में, तो वो भी यहां पर दिखाई देगा थोड़ा बहुत। और जो रंगों का प्रयोग करेंगे ये नेचुरल रंग का प्रयोग करेंगे, सिंथेटिक कलर नहीं यूज किए गए हैं, इनके द्वारा नेचुरल कलर्स का यूज किया गया है। ठीक, तो ये प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की विशेषताएं। बताओ कोई इसमें रटने वाली थी? खाली आपने चीजों को समझ लिया ना कि कैसे जीवन यापन करते थे, वही सारी चीजें आपको इस काल की चित्रकला की विशेषताओं के रूप में दिखाई देंगी। फिर ये फिगर वगैरह बना करके देखो आपको क्या करना है, विशेषताएं तो हर कोई लिखेगा, लेकिन अगर आपने फिगर वगैरह बना करके रिप्रेजेंट कर दिया अपने आंसर को वहां पर, तो आपका आंसर थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। अब यही भित्त चित्रकला की जैसे विशेषताएं आपसे पूछी जाएंगी, तो भित्त चित्रकला की विशेषताओं पर कभी लिखने को आएगा, पहले भित्त चित्रकला के बारे में बताओ होता क्या है। तो समझ लिया हमने गुफा या भवन, इनकी यानी कि घरों में या गुफाओं में दीवालों पर, इनकी दीवालों पर जो चित्र बनाए जाते हैं वही भित्त चित्रकारी कहलाती है। यही आगे चल करके जब व्यक्ति या मानव भित्त के या गुफाओं के बाहर निकलेगा, जीवन यापन करेगा, कृषि निर्वाह करेगा, पशुपालन शुरू कर देगा, तो भित्ति से वो धीरे धीरे फिर लघु चित्र बनाने लगेगा। ठीक है, और जब लघु चित्र बनाने लगेगा तो लघु चित्रकारी के रूप में विकसित होगी आगे, और फिर आगे, और जैसे जीवन प्रतिदिन जैसे जब काल प्रतिकाल आगे बढ़ता रहेगा मनुष्य, तो वह विकसित और होती चली जाएगी। तो आधुनिक चित्रकारी जो दिखाई देती है, इसका विकास आपको प्राचीन काल से थोड़ा समझने की जरूरत है, शुरुआती भित्ति चित्रकला को समझने की जरूरत है। और भित्ति चित्रकला में कुछ विशेष उदाहरण आपको बताने हैं, जैसे, और कुछ प्रमुख उदाहरण हैं अजंता के बारे में, एलोरा के बारे में, बाघ चित्रकारी है, आप सित्तन वाशल चित्रकारी के बारे में बताओ, और इसको मैप पर समझ लो। जैसे अजंता और एलोरा की चित्रकारी जो है महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिला है यहीं पर आपको दिखाई देगी, महाराष्ट्र के क्षेत्र में अजंता और एलोरा की चित्रकारी दिखाई देती है। फिर मध्य प्रदेश के पास ही आपको बाघ चित्रकारी दिखाई देगी, और दक्षिण में ही आपको सित्तन वासल की चित्रकारी दिखाई देगी। ये प्रमुख आपकी भित्ति चित्रकला है। अब भित्ति चित्रकला में भी अजंता के बारे में जब लिखोगे तो इसका क्षेत्र पता होना चाहिए, और ये चट्टानों को काटकर, चूंकि अजंता और एलोरा ये दक्कन का क्षेत्र है, ज्वालामुखी चट्टानें यहाँ मौजूद हैं, तो इन चट्टानों को ही काटकर, जो एकाश्म चट्टानें हैं, एक ही चट्टान को काट करके ये अजंता की चित्रकारी की गई है। और इस चित्रकारी में बोला जाता है कि बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर यह भी शुरुआती दौर की चित्रकारी है। ठीक, अब शुरुआती दौर की जो चित्रकारी रहेगी या तो बौद्ध धर्म से प्रभावित रहेगी, या बौद्ध के साथ साथ पैरेलल में ब्राह्मण और जैन धर्म का विकास हो रहा था, इससे रहेगी। तो अजंता में स्पष्ट रूप से याद रखना है कि केवल यहाँ पर बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हुए ही चित्रकारी दिखाई देती है, जो चित्र बनाए गए हैं। और जो शैली है, या तो फ्रांसिस्को, कुछ लोग बोलते हैं, देखो यहाँ फ्रांसिस्को चित्रकारी भी है, या टेम्पर शैली। टेम्पोर शैली के बारे में बताते हैं। टेम्पोर शैली क्या होती थी? देखो यहाँ पर पीओपी वगैरह का लेप लगा करके इसके ऊपर जो जल रंग होते थे ना, वाटर कलर, इस वाटर कलर के माध्यम से ये चित्रकारी की गई है। समझे? अजंता में जब आप जाओगे तो वहां स्पष्ट रूप से ये देखने को मिलेगा। तो इस शैली को ही, यह चित्र बनाने की जो शैली कहलाती है, यही टेम्पोर शैली कहलाती है। यहाँ मनुष्य, पशु, पक्षियों के भावनात्मक अंकन, यानी कि जब आप इन अंकन को देखोगे, इन चित्रों को देखोगे, तो ये भावनाओं को भी अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया गया है इन चित्रों में। यह अजंता चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब अजंता की तरह ही एलोरा की हैं, लेकिन एलोरा का जो अंकन है वो इतना स्पष्ट नहीं है। आप सीधी सी बात समझो, जहां एक ही धर्म की बात की जाएगी और एक धर्म से आधारित होकर के चित्रांकन किया जाएगा, वहीं विभिन्न विभिन्न धर्मों की यहाँ चित्रकारी दिखाई देगी। तो यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की, साथ ही साथ संरक्षण, यहाँ राष्ट्रकूट राजाओं का यहाँ संरक्षण प्राप्त था। यहाँ हमने समझा कि जो क्षेत्र है वही है, लेकिन एलोरा में बदलाव ये आता है कि जो धार्मिक संरक्षण है या धार्मिक प्रभाव है, यहाँ केवल बौद्ध नहीं है, बौद्ध के साथ जैन और बौद्ध धर्म, तीन धर्मों का प्रभाव दिखाई देगा। साथ ही जो उत्कृष्टता है आपको अजंता के चित्रों में दिखाई देगी, वो उत्कृष्टता एलोरा के चित्रों में नहीं दिखाई देती है, थोड़ा कम दिखाई देगी आपको, थोड़ा कम उत्कृष्ट उसकी तुलना में यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक, जो सूक्ष्मता आपको अजंता की चित्रकला में दिखाई देगी, वो सूक्ष्मता आपको एलोरा के चित्रों में नहीं दिखाई देगी। इतना आपको तुलनात्मक रूप से समझते चलना है। फिर बाघ की चित्रकारी पर आओगे तो मध्य प्रदेश में ही है, अजंता के पास ही है, निकट ही मौजूद है, लेकिन यहाँ की जो चित्रकारी है किसी धर्म विशेष से प्रभावित होकर ना होके धर्म निरपेक्ष चित्रकारी की गई है। ठीक, धर्म निरपेक्ष चित्रकारी आपको कहां दिखाई देगी? बाघ। तो ये कीवर्ड होते हैं जिन कीवर्डों को आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। फिर सित्तन वासल पे आएंगे तो यह तमिलनाडु के क्षेत्र में है, और यह किस धर्म को संरक्षण दे रही है? जैन चित्रकारी। जो सित्तन वासल चित्रकारी है, यहाँ जैन धर्म को संरक्षण दिया गया है। ठीक, यहाँ भी भित्ति चित्र बनाए गए हैं, और भित्ति चित्र बाघ और अजंता के निकट ही हैं। इसके जो भित्ति चित्र सित्तन वासल के दिखाई देते हैं, लेकिन धार्मिक संरक्षण है किसे? जैन धर्म को। तो चारों चित्रकारी प्रमुख अजंता। जब भी आपसे भित्ति चित्रकला के बारे में लिखने को आएगा, वॉल पेंटिंग के बारे में लिखने को आएगा, तो आपको
अजंता, एलोरा, बाग, सित्तन वासल, ये 4 लिखने। इसके बाद और जो आपके पास पॉइंट्स हो वो डाल देने हैं, एटलीस्ट ये 4 आपको, और मैप पर भी अच्छे से दिखा देना है। बाग कहाँ भाई? मध्य प्रदेश में। अजंता एलोरा कहाँ पर दिखाओगे आप? अजंता एलोरा आपको महाराष्ट्र में दिखाना है, और जो सित्तन वाशल है ये तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको दिखा देना है, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन वाइज भी उसको दर्शाना है। जब भी एग्जामिनर है, एग्जामिनर को समझ में आ जाना चाहिए, हाँ भाई इसको लोकेशन भी पता है। और फिर जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं में कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे बाघ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष जो चित्रकारी हुई है। सित्तन वासल में ध्यान रखना है जैन चित्रकारी हुई है। अजंता में आपको ध्यान रखना है केवल बौद्ध धर्म से संबंधित ही सारे चित्र दिखाई देंगे। एलोरा में आपको ध्यान रखना है बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित यहाँ चित्रकारी दिखाई देगी। अलग अलग गुफाओं में अलग अलग चित्रकारी का अंकन यहाँ दिखाई देता है। वो पीटी के स्तर पर पढ़ना होता है कि गुफा नंबर 16 में, गुफा नंबर 17 में क्या है। यहाँ आपको स्पेसिफिक रूप से जो ब्रॉड तरीके से विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो लघु चित्रकला। लघु बताया ना, जैसे ही भित्ति चित्रकला से आगे बढ़ोगे तो लघु चित्रकला के बारे में पूछा गया। अब लघु में क्या हो सकता है? ताड़पत्रों पर या वस्त्रों पर वह चित्रकारी की जाए, पुस्तकों पर, चाहे आवरण पर, इन पर आपकी जो चित्रकारी है, और ये चित्र क्या होंगे? छोटे होते चले जाएंगे, इसीलिए लघु चित्रकला के रूप में जानी जाती है। क्लियर बात है। अब आगे जैसे ही पूर्व मध्यकाल के आगे बढ़ोगे, वहां से मूर्तिकला और स्थापत्य कला का विकास और अधिक होगा। तो जितना ही आगे बढ़ते जाओगे, चित्रकला का रूप लघु और होता चला जाएगा, इसीलिए लघु चित्रकला और विकसित और उत्कृष्ट होती चली जाएगी। ये समझने वाली बात है। फिर वर्गीकरण में देखोगे तो शुरुआती जो लघु चित्र हैं ये आपको कागज पर, ताड़पत्रों पर, यहाँ बने हुए वस्त्रों पर दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे, पाल शैली में, दिल्ली सल्तनत काल में, तो दिल्ली सल्तनत काल में आपको फारसी, पर्शियन जो है और स्वदेशी दोनों का मिश्रण, दोनों का संश्लेषण होते हुए ही चित्रकारी का विकास दिखाई देगा। फिर मुगल काल में आओगे तो मुगल काल में भी आपको महान वंश की संपन्नता दिखाई देगी और फारसी मिश्रण भी दिखाई देता है, ठीक है। अब जो कि राजत्व सिद्धांत से प्रभावित होकर के यहाँ चित्रकारी भी की जाएगी, इसलिए शासक का महिमा मंडल भी किया जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हो इसको, कि जो लघु चित्रकारी है वो काल दर काल, या आगे जितना ही शासन काल आगे बढ़ते जितना ही चले जाओगे, जितने ही ईस्वी आगे बढ़ते चले जाओगे आप, उतनी ही लघु चित्रकारी आपको और उत्कृष्ट तरीके से विकसित होती दिखाई देगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो अजंता जैसे चित्रकला के बारे में अगर स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, अब एग्जांपल के तौर पर अगर अलग से ही आपसे अजंता पर आ गया, तो वहां बोला अजंता चित्रकला पर प्रकाश डालो, तो बताना है कि गुप्तकालीन चित्रकला का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण अगर देखा जाए तो यहां पर दिखाई देता है। यहां आपको 29 गुफाओं में से मात्र अभी शेष बची हैं 6 गुफाएं, ठीक। ये बेसिक जानकारी है। बाकी अजंता की जो इंफॉर्मेशन वो तो हमने देख ली पीछे, कि अजंता जो चित्रकला है ये भित्ति चित्रकला का प्रमुख उदाहरण के अंतर्गत जब हमने देखा, उसकी लोकेशन समझी, यहाँ धार्मिक किस धर्म को संरक्षण दिया गया है वो समझ लिया। बाकी थोड़ा सा डिटेल से और देखते हैं कि यहाँ 29 जो गुफाएं थी, 29 गुफाओं में से मात्र अभी 6 बची हुई हैं, और 6 में देखो 3 प्रकार के चित्र दिखाई देंगे, चाहे वो आलेखन के माध्यम से, चाहे वर्णन के माध्यम से, चाहे अलंकरण के माध्यम से। तो 3 प्रकार के चित्र आपको अजंता की गुफाओं में दिखाई देंगे, आलेखन, वर्णन और अलंकरण के माध्यम से जो चित्र बनाए गए हैं। साथ ही जो सबसे प्रमुख गुफा है जैसे 17वीं गुफा, अब जो 17वीं गुफा है यहाँ पर वर्णन या वर्णन आधारित, देखो यही 3 आधार पर ही सारी गुफाएं दिखाई देंगी। यहाँ पर जो 29 गुफाएं बनी हुई हैं, अब 29 गुफाओं में से जो शेष कितनी है? 6 हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17, ये 6 गुफाएं हैं जो अभी शेष बची हुई हैं। अब इन शेष में से 17वीं गुफा है सबसे ज्यादा जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा होती है, 17वीं गुफा के बारे में, जो वर्णन आधारित गुफा है। साथ ही यहाँ जो चित्र है बहुत ही ज्यादा सजीव और स्वाभाविक रूप से, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ माता और पिता का जो चित्र बना हुआ है, और चित्र के माध्यम से ही जो भावनात्मक अंकन बोला था ना, कि भावनात्मक अंकन बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है, तो उसका एक सीधा जीता जागता उदाहरण है 17वीं गुफा में माता और पुत्र का जो चित्र बनाया गया है। अब वो माता और चित्र का जो पुत्र का चित्र है ना, ये बहुत ज़्यादा सजीव और बहुत ज़्यादा स्वाभाविक और बहुत ज़्यादा भावनाओं से भरा हुआ दिखाई देगा। आप जब देखो तो स्पष्ट रूप से जो भावनाएं वहां प्रदर्शित करने की कोशिश की गई चित्रकार की, वो समझ में आएंगी आपके देखते ही, ठीक। और यहीं पर धार्मिक और लौकिक दोनों ही चित्र मिलते हैं। सबसे पहले अगर पीओपी का प्रयोग किया गया है, यहीं पर किया गया है, और टेम्परर विधि जो आपको विधि भी बताई गई थी, फ्रांसिस्को विधि, 2 विधियां थी, है ना। तो उन विधियों में सबसे पहले अगर पीओपी का प्रयोग किया गया, उसका एक बढ़िया उदाहरण आपको अजंता की गुफा में दिख जाएगा, ठीक। समझ में आया। तो ये है आपकी चित्रकारी, जो प्राचीन काल की जो चित्रकला पेंटिंग है, उस पेंटिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे बनाए जाते हैं, तो वो भित्ति चित्र से बनाया जाएगा या लघु चित्र से बनाया जाएगा। भित्ति चित्र में अलग से आपसे अजंता, एलोरा, इनके बारे में आपके पास बेसिक बेसिक कीवर्ड होने चाहिए, या फिर अलग स्पेसिफिकली जैसे अजंता के बारे में तो एलोरा के बारे में आपको तैयार कर लेना है। तो ज़्यादा चांसेस जो रहेंगे अजंता और एलोरा से ही पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। फिर यहाँ सबसे लास्ट अगर एक क्वेश्चन
बन सकता है तो मुगल काल की चित्रकला पर बन सकता है। क्योंकि मुगल काल में हम पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के स्तर पर तो पढ़ते ही हो कि मुगल काल की चित्रकला में आप जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल बोलते हो, है ना। अब चित्रकला का स्वर्ण काल तो बोलते हैं, इसके साथ साथ हमें मुगल काल की जो चित्रकला है, यहाँ के जो बेसिक फीचर थे, सभी शासकों में जो बेसिक फीचर्स, जैसे वास्तुकला में हमने जो बेसिक फीचर्स देखे थे, वहां की वास्तुकला मुगल कला में, फिर वो धीरे धीरे और उत्कृष्ट होते चले जाएंगे जैसे जैसे अलग अलग शासकों के काल में हम उसका विकास देखेंगे। लेकिन बेसिक फीचर तो सेम ही रहेंगे, वही बेसिक फीचर यहाँ कम से कम आने चाहिए आपको मुगल काल की चित्रकला के भी। जैसे यहाँ जो चित्रकारी है, ये इंडियन और पर्शियन जो पेंटिंग है, इंडियन और पर्शियन पेंटिंग का मिश्रण यहाँ पर कंपोजिशन दिखाई देगा। दोनों ही जो शैली है, दोनों ही शैलियों का मिश्रण यहाँ पर इस चित्रकला में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है यह भी समझ में आएगा। जब शुरुआती दौर में समझो, जब बाबर आया तो बाबर ने भी इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा वो लड़ाइयों में उलझा रहा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ चित्रकला का विकास नहीं हो पाया। लेकिन हुमायूं का काल जब आएगा, बाबर का पुत्र, इसके दरबार में दो पर्शियन चित्रकार थे। कौन कौन? मीर सैयद अली और अब्दुल शम्मद। तो दो पर्शियन चित्रकार थे, इसीलिए आगे जो मुगल काल में चित्रकला का विकास होगा वो इंडियन और पर्शियन आर्ट का मिक्स होकर के विकसित होगी। अब इसी पर्शियन आर्ट में या इंडियन आर्ट के मिक्सचर में कौन कौन से आयाम आपको दिखाई देंगे? जैसे कोमल रंगों का, सॉफ्ट कलर का यूज किया जाएगा, चेहरा जो है थोड़ा थोड़ा गुलाबी बनना शुरू हो जाएगा, नए नए चित्रों का, नए नए चित्र या नए नए रंगों का यहाँ पर आरंभ होगा। कहाँ पर? मुगल शैली में। क्योंकि जब भारत पहले शुरुआती, इसके पहले जो विकसित हुई वो पूरी की पूरी भारतीय शैली पर ही विकसित हुई चित्रकला, है ना। चाहे भित्ति चित्र हो, चाहे लघु चित्र हो। जैसे ही पर्शियन एंगल, यहाँ पर पर्शियन डायमेंशन जुड़ेगा तो सॉफ्ट कलर्स का यूज होना शुरू हो जाएगा, चेहरा थोड़ा सा गुलाबी बनाया जाएगा, नए नए चित्रों का अंकन आरंभ हो जाएगा। साथ ही साथ शाम के लिए, रात के लिए सोने और चांदी, स्वर्ण और सिल्वर यानी गोल्ड और सिल्वर कलर का यूज किया जाने लगेगा। ठीक समझना। हाशिए पर जो आपकी चित्रकारी बनाई जाएगी, हाशिए पर आप देखते हो कि अलंकरण किया जाएगा, सजावट की जाएगी। जो किनारे किनारे, हाशिए मतलब किनारे पर अलंकरण भी किया जाएगा। और जो चित्र बनाए जाएंगे, इसके पहले 2D चित्र आपको दिखाई देंगे, लेकिन अब चित्रों पर 3D प्रभाव दिखाई देगा। 3 डायमेंशन में आपके फिगर बनाने शुरू हो जाएंगे। और ज्यादातर अब चित्र जो बनाए जाएंगे, लघु चित्रकारी भी, ज्यादातर चित्र कहाँ बनेंगे? कागज पर बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक, ये प्रमुख विशेषता है मुगल काल की चित्रकला की। तो अब जैसे ही मुगल काल आएगा, तो मुगल काल में आते आते आपको समझना है कि ये जो चित्रकारी की प्रमुख विशेषता थी, ये समझ में आ गई। अब थोड़ा सा समझते हैं, हल्का सा, एक सेकंड, एक प्लेन पेपर ले लेते हैं, चलो यहीं पर अच्छा समझ लेते हैं। देखो, अभी हम मुगल काल की चित्रकला देख रहे हैं, उससे पहले जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है ना, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो पेपर 5 को लेकर के, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। पेपर 5 और पेपर 6 दोनों ही हम वीडियो के माध्यम से सिलेबस वाइज पूरा हम कवर कर चुके हैं। अब पूरा सिलेबस वाइज कवर तो कर लिया है, लेकिन पेपर 1 to 4 हम देखो आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम में लिख रहे हैं, वहां पर कंटिन्यू 3 क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बोले 5 और 6 पर भी 2 क्वेश्चन के माध्यम से अभ्यास कर लिया जाए, तो 5 और 6 पर जो वीडियोस दिए गए थे, वो वीडियोस आपको एक टाइम पीरियड के साथ में एक फिक्स टाइम करके आपको रेगुलर मिलेंगे। ठीक, डेली वीडियो मिलेंगे। अब वीडियो 20 से 22 दिनों का है। पेपर 5 का जैसे हमने शुरू किया, वहां पेपर 5 के आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। उस वीडियो के बाद आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, ये पेड रहेगा। और 2 प्रश्न पेड क्या रहेगा? पेड इसका इवेल्युएशन रहेगा। ठीक, जो इवेल्युएशन होगा वो आपका, देखो, इवेल्युएशन किसी मेंस या इंटरव्यू में अपीयरिंग कैंडिडेट के द्वारा ही कराया जाएगा, और वो इवेल्युएशन भी कंस्ट्रक्टिव रहेगा। मींस वहां पर पॉइंट्स आपको इतने दे दिए जाएं कि वो अपने आप में आपका क्वेश्चन, आपका लिखा हुआ आंसर और जो इवेल्युएट किए दिए हुए पॉइंट्स, वो एक मॉडल आंसर के रूप में रहे, ताकि आप वहां से सीखें और आगे फिर आप लिखने का प्रयास करें तो आप एक मॉडल आंसर के नजदीक अपना आंसर लिख सकें। तो फीडबैक इस स्तर पर रहेगा, और फीडबैक आपका जो रहेगा वो क्वालिटेटिव रहेगा, उसमें आप बिल्कुल संदेह मत करना। क्योंकि इसके पहले भी एक बार आपका आंसर राइटिंग सेशन हो चुका है, वहां आप, अगर आप जो जुड़े होंगे आपके जान परिचय के लोग, तो वो बता सकते हैं आपको कि जो फीडबैक है वो किस तरीके से रखा जाता है यहाँ पर। तो ये प्लानिंग है कि 2 क्वेश्चन हम देंगे आपको, 1 महीने तक चलेगा। मंडे टू सैटरडे करेंगे, मंडे टू सैटरडे में आपको पूरा प्रॉपर एक सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा पेपर 5 का, फिर पेपर 6 का कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए रहेंगे, वो बिल्कुल चार्जेबल नहीं है। बस उनको एक शेड्यूल टाइम में आपको दिया जाएगा, 1 महीने के अंदर पेपर 5 और पेपर 6 अगले 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे हम। साथ ही पैरेलल में 1 to 4 का आपका देखो यहाँ पर यूट्यूब पर चली रही है चीजें, और आपको वहां पर क्वेश्चंस भी लिखाए जा रहे हैं। नहीं जुड़े हो तो वहां क्वेश्चंस आप रेगुलर लिखना शुरू कर दो। ठीक, तो यही समझाना था किस तरीके से रहेगा। और इसकी बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है, चूंकि 24 दिन तक हमारा, 22 दिन तक या 24 दिन तक जो प्रोग्राम चलेगा, उसके हिसाब से 48 क्वेश्चन। अब 48 क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ लो कि फीस भी कैसे रखी गई है, बहुत मिनिमम एकदम फीस रखी गई है। जितना हम वहां पर अपने आउटसोर्सिंग के लिए जो
जो भी आपकी कॉपीज चेक करेंगे उन्हें भी देना है भाई। अब उनको जब देना है तो उनको सीधी सी बात है कि वो प्रश्नों पर जो मेहनत करेंगे, आपके लिए फीडबैक देंगे, तो एवल्यूशन में उनको जो जो डिजर्व करते हैं कम से कम उनको उतना मिलना चाहिए ना। नहीं तो अगर बहुत ही कम देंगे तो फिर आपका फिर एवल्यूशन भी बहुत गंदा रहेगा, जैसा और जगह होता है। आप देखते हो कि प्रयास अच्छा है ठीक है, कंटेंट ठीक है, तो यही सारी चीजें फिर लिख दो, तो आपने क्या सुधार किया, जैसा आप पहले लिख रहे थे वैसे आप बाद में लिखोगे। सुधारोगे कैसे, है ना? सुधारोगे तो तभी ना जब आपको कुछ जब इंफॉर्मेशन कुछ दी जाए, आपको कम से कम आपको कुछ पॉइंट्स बताए जाएं कि आपको भाई ये लिखना है, इतना एड ऑन करना है अपनी चीज़ों को। आप जो इंट्रोडक्शन है वो आप ज़्यादा शब्दों में लिख रहे हो, उसको कैसे आप कम करो, है ना? और कौन कौन से पॉइंट्स और जोड़ करके के और मल्टी डायमेंशन पर आप लिख सकते हो चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आपको फीडबैक में बताई जाएंगी। अब वो फीडबैक आप देखना, थोड़ा सा एक दिन का आपको डेमो भी दिखा दिया जाएगा कि किस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, उसके बाद आप डिसाइड करना। नहीं तो आपके आसपास जो लोग जुड़े होंगे वो पहले भी जुड़ चुके होंगे, है ना? तो उनसे आप एक बार पूछ लेना थोड़ा फीडबैक के बारे में, तो आपको और आइडिया हो जाएगा अच्छे से। तो ये प्रोग्राम बेसिकली इसलिए ही है कि 1 to 4 के साथ 5 और 6 को भी अच्छे से कवर कर लो। लास्ट ईयर का आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर में 5 और 6 ने कितना मेजर रोल निभाया था। मेजर रोल का ये था कि अच्छे खासे नंबर है और सब्जेक्ट्स में 5 और 6 के नंबर्स इतना डाउन हो गए कि सीधा उन्होंने रिजल्ट से ही बाहर कर दिया उस कैंडिडेट को। उसका भुक्तभोगी मैं खुद हूं यहाँ पर बैठा हुआ। ठीक है, चलो फिर देखते हैं आगे। अब आते हैं मुगल काल की चित्रकला की विशेषताएं हमने समझ ली, जो बेसिक फीचर्स होने चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वह तो यही है। और ये शासक, अब शासक से संबंधित कुछ चित्रकार हैं, जैसे चित्रकार जैसे हुमायूं बताया ना, हुमायूं के दरबार में 2 पर्शियन चित्रकार रहते थे। वहीं अकबर के दरबार में आपके दशवंत और बशावन दिखाई देंगे। तो वास्तव में हुमायूं के बाद अकबर के काल से ही चित्रकला का सही मायने में विकास दिखाई देता है। कहां पर? मुगल काल में। अगर सही मायने में किसी शासक के दरबार में चित्रकला का विकास हुआ है तो वो अकबर के काल में हुआ है, क्योंकि ये अब्दुल समद और सैयद अली ये अकबर के दरबार में भी थे। बाकी दसवंत और बसावन भी दिखाई देंगे यहां पर अकबर के दरबार में। यहाँ आपको पता होगा जब प्रीलिम्स के स्तर पर पढ़ते हो आप, सीरी कमल, जड़ी कमल जैसी यहाँ पर उपाधियां भी दी जाती हैं अकबर के द्वारा। तो ये सब ना चित्रकला का विकास इस अकबर शासक के काल में अच्छे से हो गया था, शुरू हो गया था। फिर जब जहांगीर का काल आएगा तो यहाँ पर थोड़ी सी डाइवर्सिटी दिखाई देगी। डाइवर्सिटी मतलब यहाँ प्राकृतिक जो विषयों के बारे में, जो नेचर के बारे में, जैसे पक्षी विशेषज्ञ यहाँ कुछ चित्रकार नजर आएंगे। ठीक, तो जो मंशूर हो गए, अबुल हसन हो गए, बिशन दास हो गए, यहाँ देखो स्पेसिफिकली आपको पहले तो चित्रकारी जो होगी वो चित्रकारिता में स्पष्टीकरण आपको नहीं दिखाई देगा, यानी कि स्पेशलाइजेशन नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही जहांगीर का काल आएगा तो मानव के जो चित्र बनाने वाले अलग दिखाई देंगे, प्राकृतिक चित्र पक्षियों के अलग होंगे, पशुओं के अलग। तो ये जो चित्रकारी में स्पेशलाइजेशन आया वो जहांगीर के काल में आया। इसीलिए बोला जाता है कि जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। फिर शाहजहां के काल में भी आपको मीर हसन और मोहम्मद फकीर जैसे चित्रकार दिखाई देंगे। और जब औरंगजेब का काल आएगा तो यहाँ चित्रकला का भी अवसान दिखाई देता है, यानी कि चित्रकला में भी गिरावट, वास्तुकला में भी गिरावट। कहाँ? औरंगजेब में। कारण क्या था भैया? राजस्व जो है खत्म हो चुका था। जब राजस्व खत्म है तो इनको संरक्षण देना राजा के लिए, शासक के लिए आसान नहीं रहा, तो इसीलिए चित्रकला का अवसान भी दिखाई देगा। समझ में आ गया? मुगल काल की जब चित्रकला, तो ये कुछ चित्रकार हैं जिन चित्रकारों के बारे में यहाँ दिया हुआ है, इनके बारे में जानकारी आप रख लो। रख क्या लो, इनके बारे में कुछ कुछ एक एक दो दो चित्रकार भी जानते होगे तो उदाहरण स्वरूप आप पेश कर सकते हो। अगर मुगल काल की स्थापत्य कला या मुगल काल की चित्रकला पर अब लिखने को आएगा तो आपके पास एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी में समझ होनी चाहिए। वास्तुकला है तो वास्तुकला की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। अब उन विशेषताओं को आपको देखना है कि किस शासक काल में कैसे ये विकसित हुई। वैसे चित्रकला की कुछ विशेषताएं बताई हैं, अब आपको देखना है ये चित्रकला की जो विशेषताएं हैं ये शासक काल में कैसे डे बाय डे या ईयर बाय ईयर कैसे ये विकसित होती हैं। ठीक, तो समझ में आ गया? तो हमने आज टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कौन सा भाई? हमने कंप्लीट किया पहले मूर्ति कला, फिर हमने कंप्लीट किया चित्रकला। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। अब हमारा जो विजुअल आर्ट वाला है, यानी कि विजुअल आर्ट में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये 3 प्रमुख जो पोर्शन थे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो पार्ट कवर हो चुका है। ठीक, अब हम आगे जो पढ़ेंगे, जैसे धर्म और दर्शन की यहाँ पर बात की गई है, या हम यहाँ देखो समझो, यहाँ पर हम अब परफॉर्मिंग आर्ट देखने वाले हैं और आगे जो लिटरेचर वाला पार्ट है, साहित्य वाला है। तो धर्म दर्शन है,
साहित्य वाला पार्ट है, और फिर आपका निष्पादन नृत्य और संगीत, लोक नृत्य और लोक संगीतों पर जो प्रश्न पूछे गए हैं इसको कवर कर लेंगे। समझ में आ गया? अब ये इस तरीके से अपना कंप्लीट हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर का ये वाला पार्ट, और यहीं से देखो आपके घूम फिर कर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस बहुत रेयर चांस है जो बाहर जाएं, क्योंकि मैक्सिमम एरिया हम कवर कर ले रहे हैं। जो उसका सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही रहते हुए सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे, और ये नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी जहां तक हमने पढ़ लिया है। अब हमने एक पार्ट कंप्लीट किया ना, तो अब विजुअल आर्ट से संबंधित जो आपकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक, और जैसा भी लगा है वीडियो फीडबैक जरूर देना, और अगर पेपर 5 और 6 के बारे में आपको जानकारी चाहिए ना, तो फिर वहां पर देखो डिटेल दे दी गई है टेलीग्राम पर, वहां जुड़ जाना आपको और अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक, चलो फिर यहीं पर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। फीडबैक जरूर देना अपना कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। समझ में नहीं समझ में आया तो भी बताओ बिल्कुल कि क्या नहीं समझ में आया, फिर आगे कोशिश की जाएगी उसको भी समझाया जाएगा। ठीक है।